हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। तो आज का हमारा लेक्चर है रोल ऑफ हेरिडिटरी इन जनरेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हमने पिछले लेक्चर में ये स्टार्ट किया था, व्हाट इज द रोल ऑफ हेरिडिटरी इन इंडिविजुअल डिफरेंस। उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हमने ये किया था कि हेरिडिटरी का इंडिविजुअल सेक्स डिटरमिन में क्या रोल प्ले करता है। तो हेरिडिटरी प्ले अ बिग रोल टू डिटरमिन अ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज hereditary contributes significantly toward physical constitution. Most of the attributes related to our body makeup, its constitutions and functioning are well decided and guided by hereditary. तो क्या है इसमें कि हेरिडिटरी है हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कि हमारा जो फिजिकल शेप है, बॉडी ऑफ शेप है, उसको भी हमारी हेरिडिटरी कंट्रीब्यूट उसमें अपना रोल प्ले करती है। कि हमारे जो जीन्स फ्रॉम द फादर है, जीन्स फ्रॉम मदर है, जो हम रिसीव करते हैं, उसके थ्रू हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जनरेट होता है। इन इट हेरिडिटरी आल्सो play a role to construct a body of a human. So इसमें जो हेरिडिटरी का बिग रोल होता है हमारी बॉडी कंस्ट्रक्शन में, हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेरिडिटरी प्ले अ रोल। समटाइम्स द रोल ऑफ हेरिडिटरी एज डिटरमिन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और बॉडली मेकअप क्वेश्चनेबल। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनेबल समटाइम हमारा जो हेरिडिटरी है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चनेबल आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो कलर ऑफ पेरेंट्स का अगर ब्राइट कलर है तो बच्चों का उससे लेस होता तो क्वेश्चनेबल होएगा ना कि पेरेंट्स का कलर ऐसा है, जहाँ पेरेंट्स की हाइट इतनी है, बच्चे की कम हाइट है, जहाँ बच्चे का कलर ऑफ कम्प्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट इज क्वेश्चनेबल ऑन द हेरिडिटरी। क्योंकि हम पिछले से पढ़ आ रहे हैं कि हेरिडिटरी सेम होते हैं, जैसे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वैसे ही बच्चों के जीन्स होते हैं। तो सम टाइम हेरिडिटरी जो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, ठीक है। तो सम टाइम नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं तो उनके फीबल माइंडेड बच्चे पैदा हो जाते हैं। सो दैट इज आल्सो क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द हेरिडिटरी। ठीक है, ब्राइट है, कलर कॉम्प्लेक्शन है, पेरेंट्स काफी अच्छे खासे इंटेलिजेंट है ना, तो बच्चे इडियट होते हैं। सो दैट इज आल्सो क्वेश्चनेबल ऑन द हेरिडिटरी। तो डिसीज होती है, बच्चे काफी अच्छे हेल्थी है, फिट, पेरेंट्स काफी अच्छे हेल्थी है, फिट है उनके, बट उनके बच्चों में किसी ना किसी प्रकार की डिसीज हो जाती है, कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कोई माइंड के रिलेटेड, कोई ब्रेन के रिलेटेड, कोई न्यूरो के रिलेटेड उनमें कोई डिसीज आ जाती है, ठीक, कोई इंटरनल ऑर्गन के, कोई ब्लड में है ना, ऐसे उनमें कोई ना कोई डिसीज हो जाती है। रिजेम्बलेंस समटाइम के बच्चों की जो शक्ल सूरत अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, तब भी एक हेरिडिटरी में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि बिकॉज हम ये देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चों की डेवलपमेंट, वैसे ही बच्चों का विकास होता है। सो समटाइम देयर आर सम केसेस देयर इज अ क्वेश्चनेबल on the base of the structure of the parents as a child. So that is the contribution of heredity toward the birth of twins and related individual differences. Sometimes there are the birth of twins. तो इसमें क्या है, ट्विंस और हम इंडिविजुअल डिफरेंस, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है। हेयर हेरिडिटरी आल्सो प्ले अमंग द ट्विंस ऑफ द चाइल्ड, उनमें भी डिफरेंस रहता है। तो कैसे रहता है, वेरी ऑफन दे आर फाउंड डिफर, तो ट्विंस में भी डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इसका में भी हेरिडिटरी एक रोल प्ले करता है फ्रॉम देयर सिबलिंग एंड मैनी एस्पेक्ट्स। ट्विंस में जो सेम बच्चे हैं, चाहे बॉय बॉय है, गर्ल गर्ल है, बॉय गर्ल है, ट्विंस है, बच्चे ट्विंस पैदा हो गए, तो उनमें भी डिफरेंस रहता है। दैट इज आल्सो ड्यू टू द हेरिडिटरी। Sometimes two or more over get fertilized, resulting in the birth of two or more offspring at a time. There the two distinction differentiates type of twins is namely. वैसे तो मदर के गर्भ में एक ही एग जो होता है, ठीक है, तो एक ही उनमें गर्भ अवस्था होती है, तो उसमें एक ही बच्चा जी जनरली नॉर्मल बात है, ठीक है, एक गर्भ में एक बच्चा ही पैदा होता है। तो समटाइम क्या होता है कि
2 और 2 से ज्यादा बच्चे भी मदर के गर्भ में जन्म लेते हैं। तो उसमें देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वैसे तो मदर एक बच्चे को जन्म देने में कैपेबल होती है, तो समटाइम दे आर पार्ट ऑफ 2 और मोर चाइल्ड के बच्चों का बर्थ होता है इन द वॉर्म ऑफ हिज और हर मदर। तो उसमें दो टाइप्स की आपकी ट्विंस रहती है, एक आइडेंटिकल ट्विंस होती है, एक फिटर्नल ट्विंस होती है। तो ट्विंस का भी काफी मतलब काफी पुरातन इसका विचार रहता है। तो जर्मन में जो स्टार्ट हुआ था कि ट्विंस से जब बच्चे पैदा हो जाते थे तो वहां पे अपशगुन माना जाता था। ठीक है, धीरे धीरे मतलब उसमें फिर रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों होता है, आइडेंटिकल ट्विंस आ गए, फिटर्नल ट्विंस होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? ओ स्प्लिट इनटू 2 और मोर। वही ट्विंस का मतलब क्या है? 2 और 2 से ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम 3 होते हैं। तो द वो भी मतलब एक्सेप्शनल केस रहते हैं उसमें भी। द ट्विंस फॉर्म थस आर कॉल्ड आइडेंटिकल्स। सेम होती है, मतलब सेम ही है ट्विंस, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, मतलब उसमें जो सेक्स भी डिफरेंस नहीं होगा। आइडेंटिकल में सेम सेक्स होगा, दो लड़के हैं दो लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसे ट्विंस रहेंगे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। दे एग्जैक्टली आर द सेम जीन, सेम रहेगा, ट्विंस सेम रहेंगे, सेम सेक्स रहेगा। बॉय तो एक एक वक्त में दो लड़के पैदा हो गए, ठीक है, एक वक्त में दो लड़कियां पैदा, सेम रहेगा, उनके फिजिकल ट्रेट, उनकी देख, उनकी शक्ल सूरत, उनका सेक्स भी इवन सेम इन द आइडेंटिकल ट्विंस। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है? 2 or more oval may mature simultaneously and get fertilizer simultaneously ovary by the two different sperm। इसमें क्या रहता है? हमारा डिफरेंट सेक्स रहते हैं, बस इसमें कुछ और ज्यादा नहीं आता है। फ्रेटर्नल ट्विंस में भाई बहन हो गए, उनको दोनों का जन्म एक ही टाइम पे हो गया, इसके बाद इसका कोई और ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। उनमें उनकी शक्ल सूरत है, उनका सेक्स भी अलग है, ठीक है, वो दिखने में भी सेम नहीं होते फ्रेटर्नल में। तो इसमें बस यही होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ये आपके पेपर के लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, टाइप्स ऑफ ट्विंस पूछ लेते हैं, कोई एग्जांपल लेके पूछ लेते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में इसमें क्या है, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है। तो इसको एक बार पढ़ लो। दो चार मैं आपको थ्योरीज बताती हूँ ना, जो जैसे हम थ्योरीज करते हैं ना किसी भी टॉपिक की, जब डेफिनेशंस करते हैं, उनका यही मेन मोटिव रहता है कि अगर आप थ्योरीज करते हो, डेफिनेशंस करते हो, तो इसके साथ आपको जो टॉपिक है उसका आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है आपको सारा टॉपिक है। तो थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे वेस्मांस की थ्योरी है कार्टोलॉजी, इसमें इसकी जो थ्योरी है 1892 में आई थी। तो इसकी थ्योरी का नाम था कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा थ्योरी। जो हमारे जर्म्स प्लाज्मास होते हैं वो क्या होता है, इसके थ्रू हमारे जो ट्रेड्स होती हैं वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मदर से कितने गए, फादर से ट्रेड हो, तो जो बच्चा है दैट इज ए मिक्सचर्स ऑफ द जर्म प्लाज्मा ऑफ मदर एज वेल एज अ फादर। मतलब ये कभी मतलब कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इसमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं आता, इमॉर्टल होते हैं। तो ये हमारी थ्योरी दी है वेस्टमैन थ्योरी ने कि जो हमारा जो पूरा बॉडी कंस्ट्रक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा थ्योरी, जो उसने दी थी 1892 में। और ग्लैम्पटन की थ्योरी है बायोमेट्री। इसमें क्या उसने बताया कि जो बच्चे के ट्रेट है ये डिपेंड अपॉन पेरेंट्स एज वेल एज अ ग्रैंड पेरेंट्स। उसमें क्या है, बच्चे के 50% जो जीन्स होते हैं, जो ट्रेट होते हैं, वो पेरेंट्स मदर के और फादर के ट्रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें से जी हाफ मतलब हाफ ट्रेट ऑफ मदर एंड हाफ ट्रेट ऑफ फादर। आधा जो ट्रेट होते हैं वो मदर से आते हैं, आधे ट्रेट वो होते हैं फादर से आते हैं। तो दैट्स व्हाई जो बच्चा इज द मिक्सचर ऑफ द ट्रेट ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो 1/4 ट्रेट होते हैं वो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, उनमें उनके जो फिजिकल ट्रेट होते हैं, ठीक है, कोई हाइट है, कोई कलर ऑफ आई है, कलर ऑफ हेयर है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, फेस स्ट्रक्चर है, ऐसे जो हमारे ट्रेट रहते हैं जो हमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। उसमें से 1/4 ग्रैंड मदर के रहते हैं बच्चे में ट्रेट, और 1/4 हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से।
जब ऐसे ऐसे हम डिवाइड करते जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के कितने रहते हैं, तो दैट थ्योरी इज गिवन बाय ग्लैम्पटन्स थ्योरी, दैट इज अ बायोमेट्री थ्योरी। डार्विन की थ्योरी तो आपको पता है कितनी फेमस है ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है। इट इज गिवन बाय 1859। तो इसमें क्या था डार्विन की थ्योरी में कि हमें सरवाइव करना पड़ता है। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल देती हूँ डार्विन की थ्योरी का। जैसे आप किसी अदर कंट्री में चले जाते हो, ठीक है, अपना ओरिजिन जो कंट्री है उसको छोड़ कर किसी अलग देश में चले जाओ, जैसे कनाडा जा चले गए, अमेरिका चले गए, तो उसमें क्या है डार्विन ने क्या बताया कि जब आप किसी ठंड एक ओरिजिन कंट्री से दूसरे ओरिजिन कंट्री में जाते हो, जब वहां पे आप जाते हो तो मान लो वहां पे ठंड है जहाँ गर्मी है, अकॉर्डिंग टू वेदर है, ज्यादा ठंड होगी तो अगर आप अपने अपनी देखभाल रखोगे, गर्म कपड़े पहनोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे। अगर आप अपनी कपड़ों वाल ध्यान नहीं दोगे, है ना, और आप उस वेदर में सरवाइव नहीं कर रहे तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है डार्विन ने क्या बोला कि जब आप एक मतलब इन्वायरमेंट को छोड़कर किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हो तो धीरे धीरे आपको उसमें एडजस्ट हो जाते हो, बट टाइम लेते हो। तो यही थी एक डार्विन की थ्योरी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, के अकॉर्डिंग टू नेचर, कि नेचर आपको सरवाइव करने के काबिल बना देता है कि उसका जो वेदर कंडीशन है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। मंडेलिज्म की हमने कल थ्योरीज की थी, लॉ थे उनके, लॉ ऑफ वेरिएशन था, लॉ ऑफ रिग्रेशन था, लॉ ऑफ बिगेट्स लाइक बिगेट सिमिलैरिटी था। तो ये मंडेलिज्म की थी। लैंडमार्क की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसकी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर रही थ्योरी। इसमें उसने क्या कहा था कि जो हम बॉडी का पार्ट, कोई भी पार्ट है, जब उसको हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी ग्रोथ होना, उसकी उसमें उसको स्ट्रांग होना, है ना, वो क्या हो जाता है, ज्यादा अवेलेबल हो जाता है कि वो आपका बॉडी का वो हिस्सा, वो पार्ट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे इसमें एक जिराफ की एग्जांपल दी है कि जिराफ जब है ना पत्तियां खाता था ना, तो वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर करता, जैसे जैसे मतलब कि उनकी स्पीसीज ग्रो कर रही है ना, तो उसकी जो गर्दन थी, क्योंकि वो गर्दन को ज्यादा यूज करता था, जिस पार्ट ऑफ बॉडी को ज्यादा यूज किया उसका विकास वो ज्यादा विकसित हो गया था। तो ये थी हमारी लैंडमार्क की थ्योरी, जो हमारी सारी हेरिडिटरी के ऊपर डिपेंड है कि कैसे हेरिडिटरी हमें हमारी जीन्स को, हमारे सर्वाइवल को कैसे इफेक्ट करती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेरिडिटरी के बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? अब अगर हम नॉर्मल शब्दों में, आम शब्दों में देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग इर्द गिर्द होता है, कैसे लोग रहते हैं हमारे आसपास, कैसा है हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द शांति है, जहाँ रौला रप्पा है, किस प्रकार का हमारा जो सराउंडिंग है, दैट इज इन्वायरमेंट। तो अब इन्वायरमेंट हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले मीनिंग करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। नॉर्मल शब्दों में आप लिख सकते हो ना, जो हमारे सराउंडिंग है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी दिख को, हमारे इंटेलेक्चुअल को इन्फ्लुएंस, वो सारी चीज़ें आप किस तरह के, फेवरेबल है आपका इन्वायरमेंट, आपके लिए गुड है, बैड है, कैसा वेदर है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज कंसिस्ट इन द एनवायरमेंट। सो इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर ऑल दो सर्कमस्टांसेस, वो सभी सर्कमस्टांसेस, वो सारे रिजल्ट्स होते हैं विच आर एक्सर्टिंग द इन्फ्लुएंस, जो सारे सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, कि वो सारी चीजें जो हमारी इर्द गिर्द रहती हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। कब तक इन्फ्लुएंस करते हैं? जब फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, जब हमारा बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसली और अनकॉन्सिक्वेंसली, डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से। तो ये हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट मोल्ड द बिहेवियर, तो इन्वायरमेंट हमारा क्या करता है, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करता है ऑफ द चाइल्ड। सो दैट्स वाई इन्वायरमेंट एक सम टोटल है। ऑल दोज थिंग्स, उन सभी चीजों का
सम टोटल है ऑफ द सराउंडिंग, जो हमारे इर्द गिर्द चाहे लोग हैं, कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, कैसे हमारे फ्रेंड्स है, हमारा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ऑल दोज आर द सराउंडिंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच एन इंडिविजुअल हैज लिव। तो इन्वायरमेंट एक सम टोटल है, हमारे इर्द गिर्द के साथ जो भी चीजें हैं उन सभी को मिलाकर हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर द सो मेनी थिंग्स आर कंसिस्ट surrounding of an individual that influence of each and every part of the individual. So this is the all about the environment. अब अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या बोला है, डेफिनेशन देखो तो इसने क्या क्या, इसमें वो सारी चीजें, वो सारे आउटसाइड फैक्टर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एनवायरमेंट कवर ऑल आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड अपॉन ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। वो सारे फैक्टर, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के बर्थ से लेकर उसके लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ तक जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके जो आउटर फैक्ट है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू वारिंग, लैंगफील्ड एंड बेल्ट के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग क्या है, एवरीथिंग, वो सारी चीजों को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं, चाहे उसकी पर्सनैलिटी को है, चाहे उसके आइडिया है, थॉट है, ठीक है, उसकी जो कंपनी है, ईच एंड एवरीथिंग इफेक्ट टू द इंडिविजुअल दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एक्सेप्ट, और उसमें हम उसके जो जीन्स है उसको हम उसमें ऐड नहीं करते, ठीक है, कि आदत होती है ना जो, वो हम इसमें ऐड नहीं करते। सो ऑल दोज फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल of all the surrounding part of the individual affect the individuals. So अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चे का, देखो फूड है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छी हमारी सेहत होगी, हम हेल्थी होंगे, फिट होंगे, तो ठीक है, हमें कोई डिसीजन नहीं होंगे, ठीक है। अगर अच्छा फूड, साफ सुथरा हाइजेनिक फूड खाएंगे तो वैसे ही हमारा फिजिकल रहेगा, ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। हमारा टेम्परेचर है, चाहे बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, कैसा है हमारा एनवायरनमेंट, कैसा है, और क्लाइमेट कैसा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, वो भी हमें हमारे फिजिकल को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। कई बार होता है जो कोल्ड वेदर होता है ना, एक इंडिविजुअल के लिए उस अनफेवरेबल रहता है, ठीक है, उसको सर्दी जुकाम लगा रहता है, ठीक है। अगर हम गर्मी की मौसम की, समर सीजन की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल को, किस व्यक्ति को कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, कोई विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हमारे फिजिकल को इफेक्ट करती हैं। फूड, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो गया, और आपका क्लाइमेट हो गया। अब देखो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्या रहता है, इसमें आपकी बुक्स होगी, ठीक है, कैसी बुक्स पढ़ रहे हो तो किस लेवल की पढ़ रहे हो, ठीक है, लिटरेचर बेस्ड है, फिक्शन बेस्ड है, ठीक है, कॉमिक्स है, किस तरह की है, वैसे आपके आइडियाज एंड थॉट आएंगे, ठीक है। वो एक थी अजय देवगन की मूवी जिसमें वो बुक्स को पढ़ के, है ना, कि उसने सारा जो उसके आइडियाज थे, थॉट्स थे, वो डेवलप कर रहा था ना, वैसे वैसे वो एक स्टोरी क्रिएट कर। सो दैट्स व्हाई बुक्स इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप आवर इंटेलेक्चुअल। वो उस मूवी का मुझे नाम नहीं पता। लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग किस प्रकार की बुक्स है। लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे वैसे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। म्यूजियम है, किस प्रकार के म्यूजियम में जाते हो। इंटरनेट है, इंटरनेट को कैसे दिया था, सो मेनी थिंग्स है ना, इंटरनेट के ऊपर वो सारी चीजें अवेलेबल है, जो आपकी कोई पजल्स है, ठीक है, जो आपके इंटेलेक्चुअल को अफेक्ट करेंगे। क्विज है, कोई गेम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स है जो हमारे इंटेलेक्चुअल को इफेक्ट करते हैं। टेलीविजन में आप कैसे प्रोग्राम देखते हो, कॉमेडियन है, कोई डिस्कवरी चैनल है, कोई ज्योग्राफिकल है। जैसे जैसे आप चीजों को ग्रास्प कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंसी, तो वैसा आपका कंप्यूटर पे आप क्या काम कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, वैसी आपकी इंटेलिजेंसी डेवलप हो जाती है। जैसी हमारी इमेजिनेशन रहती है, जब हम ये सारी चीजें करते हैं वो इमेजिनेशन का पार्ट बन जाती हैं, चाहे हमारे वो कॉन्शियस लेवल में हो, चाहे अनकॉन्शियस में हो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट्स, यस,
It is also play a big role in the intellectual level of the individual. पेरेंट्स बच्चे को कैसे इंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है, ये काम करना है नहीं करना, कोई बच्चा काम करने लग रहा है आप उसको नो बोल रहे हो तो वैसा तो फिर बच्चे को वो वैसा ही जनरेट होगा ना, तो उसमें एक फेयरनेस का फैक्टर डेवलप होगा। अगर आप बच्चे को मतलब कि ब्रेव ना मतलब बेधड़क बनाना चाहते हो तो आप वैसे बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे। सो instruction of the parents also play an important role to intellectual development of an individual, that is also part of the intellectual environment. Recreation rooms and association, ठीक है, जैसे स्कूल में किस प्रकार के रूम्स बने हुए हैं, साइंस लैब है, ठीक है, बच्चों को कोई एक्टिविटी बेस्ड कोई है, कोई स्पोर्ट्स रूम है, तो इस प्रकार बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या रहता है, सोसाइटी में हमारे में क्या रहते हैं, हमारे पेरेंट्स आगे, ठीक है, मेंबर्स ऑफ फैमिली है, रिलेटिव्स है, प्लेमेट्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, ठीक है, सोसाइटी एट द लार्ज। तो सोसाइटी भी देखो ये भी हमारे एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। सोसाइटी भी हमारे इर्द गिर्द किस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स है, ठीक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या काम करते हैं, आपको किस प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका वैसा ही आपका इन्वायरमेंट डेवलप होगा, वैसे ही आप सोसाइटी में विचरेंगे। गुड पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को गुड पेरेंट इफेक्ट देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक सोसाइटी में इफेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड किया वैसे ही हम सोसाइटी में एक्ट करेंगे। अगर वो हमें अच्छे संस्कार देते हैं तो हम सोसाइटी में एक एक क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमारे फैमिली मेंबर्स कहते हैं हमारे साथ उनका कैसा बिहेवियर है, लव वाला है, अफेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है, हमारे साथ हमदर्दी है, सिंपैथेटिक बिहेवियर है, एम्पैथेटिक बिहेवियर है, दैट इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली का बिहेवियर टुवर्ड कैसा है हमारे लिए, रिलेटिव्स कैसे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए वो कैसे बिहेव करते हैं, आपके लिए कैसे भावनाएं रखते हैं, उनके अंदर आपके लिए कैसे इमोशंस हैं, आपके प्लेमेट जिसके साथ आप खेल रहे हो वो भी आपकी सोसाइटी का पार्ट रहता है। फ्रेंड्स है आपके, कैसे फ्रेंड है, बैड कंपनी में बैठते हो या गुड कंपनी में बैठते हो, वैसा ही आपका जैसा आपका सर्कल होगा, जैसे आपके पेरेंट्स है, रिलेटिव जैसे होंगे आप सोसाइटी में वैसे ही चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेबरहुड है आपकी, सोसाइटी है, सोसाइटी एट लार्ज एक हमारा एक सोसाइटी का बड़ा दायरा होता है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन हो गए, पंजाबी हो गए, तमिल हो गए, तो ये हमारा एक सोसाइटी एक बड़ा पार्ट है, वैसा ही हमारा जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। अब हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस हमारे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड रहते हैं, दैट इज ए वो हमारे इमोशनल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इमोशन स्ट्रांग है, हम हर चीज को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इमोशंस। इट कंसिस्ट ऑफ इमोशनल नेचर ऑफ द पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के इमोशंस कैसे हैं, दैट इज ए वो भी बच्चे के इमोशनल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टीचर्स के बच्चे के लिए इमोशंस कैसे हैं, जब बच्चे को वो कैसे इमोशनली हर चीज को टैकल करना सिखाते हैं। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स आपके लिए कैसा व्यवहार रखते हैं, आपके साथ कैसे उनके इमोशंस है, और आपके रिलेटिव्स है। तो इस प्रकार इनका जो इमोशनल पार्ट ऑफ द डिफरेंट पीपल है वो बच्चे के इन्वायरमेंट को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। सो ऑल अबाउट दिस इज अबाउट द एनवायरमेंट, एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, आप इसको जनरल वे में लर्न कर सकते हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू सो मच।